हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी का बिल्कुल बेसिक फंडा, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। बचपन से हम इसे पढ़ते आए हैं, लेकिन शायद आप इनके किंवदंतियों पे फंसना नहीं पसंद करेंगे, इसलिए आप इनको बेहतरीन तरीके से जानना पसंद करेंगे। इसके लिए मैं आज एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायु का यह आवरण एक लिफाफे के रूप में है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका एक अभिन्न अंग बन गया है। राइट? मॉन्कहाउस इसके बारे में क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाइए कि वायुमंडल क्या है, तो आप उसे बताएंगे ही बताएंगे। ये फिर आपसे पूछा जाएगा कि सारे जो गैसेस हैं वायुमंडल से रिलेटेड, वो सब पृथ्वी के धरातल के आसपास क्यों हैं? तो उनका आप आंसर देंगे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो कि मॉन्कहाउस के कोटेशन से पता चलता है। उन्होंने वापस क्या बोला था कि वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ लगी हुई है। मतलब द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ गैस हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो दूसरे विद्वान क्रिचफील्ड, जो कि क्लाइमेटोलॉजी के महान विद्वान कहे जाते हैं, उन्होंने क्या कहा था कि वायुमंडल गैसों तथा वायु में उपस्थित तरल एवं ठोस पदार्थों का आवरण है। ठीक है, जो पृथ्वी को पूर्णतः घेरे हुए है। कैसे कहेंगे इसे? द एटमॉस्फेयर इज ए ब्लैंकेट ऑफ गैसेस एंड सस्पेंडेड लिक्विड्स एंड सॉलिड्स दैट इंटायरली इन्वेलप्स द अर्थ। ठीक है, तो अब चलते हैं। वायुमंडल की वायु जो रंगहीन है, गंधहीन है एवं स्वादहीन है, इसकी उपस्थिति हम तब तक नहीं महसूस कर सकते हैं जब तक यह पवन के रूप में नहीं चलती। देखिए, जो हवा है वो चलती है, पत्ते पेड़ के हिलते हैं, या हमारे ऊपर जब हवा का थपेड़ा लगता है तो हम उसको पवन कहते हैं। मतलब जब हम महसूस करते हैं तब इसे पवन कहते हैं। यह गतिशील मतलब मोबाइल है, लचीली है मतलब इलास्टिक है, संपीडय है मतलब कंप्रेसिबल है, एवं प्रसारणीय है मतलब एक्सपेंसिबल है। ठीक है, मतलब वायुमंडल की वायु रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन है। मतलब एयर इज कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस। इसकी उपस्थिति हम तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक यह पवन के रूप में नहीं चलती। यह गतिशील, लचीली, संपीडय एवं प्रसारणीय है। वायुमंडल की ऊंचाई के बारे में विद्वानों में बहुत ही मतभेद है। पहले इसकी ऊंचाई केवल 300 किलोमीटर ही मानी जाती थी। नवीनतम खोजों के अनुसार ऐसा महसूस किया गया है कि वायुमंडल की ऊंचाई 32,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसकी ऊपरी सीमा अभी तक भी सुनिश्चित नहीं हो सकी है। सबसे ऊपरी वाली गैसें अत्यंत विरल तथा हल्की है, तभी तो वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इतना ऊपर स्थित है ना? और इनकी उपस्थिति निर्धारित करना अत्यंत कठिन है। कुछ विद्वानों का कहना है कि वायुमंडल क्रमशः बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। ठीक है, अगर हम कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण भी उपस्थित हैं।
गैसों के बारे में अगर बात किया जाए तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। यह समूचे वायुमंडल के आयतन का 78.03% भाग है। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन का है जो वायुमंडल के 20.99% आयतन में फैले हुए हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर के वायुमंडल का 99% आयतन घेरे हुए हैं। चलिए हम बारी बारी से अब हम पढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारे गैसेस तो नहीं लिखना संभव नहीं है, लेकिन जितने इम्पोर्टेंट गैसेस हैं मैंने इनको लिख दिया है। तो नाइट्रोजन, सबसे पहले इनको समझते हैं। नाइट्रोजन, इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। जैसा कि मैंने अभी बताया, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब मतलब एयर प्रेशर, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। देख रहे हैं नाइट्रोजन का महत्व। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है, मतलब कि एमिनो एसिड का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। इसका मतलब आप साफ समझ रहे हैं कि जिसमें प्रोटीन है, जो भी हम प्रोटीन खाते पीते हैं, उसमें नाइट्रोजन जरूर है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर, यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। तो नाइट्रोजन के बारे में आपने क्या समझा? ये कितना परसेंट है? 78.03%। तो इसको लिख दीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। 78.03%। ठीक है। अब आ जाइए ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन को समझिए। ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी मानी गई है। ओके, क्योंकि हम सांस में ऑक्सीजन ही लेते हैं, क्योंकि इसके बिना हम सांस ले भी नहीं सकते। अन्य पदार्थों के साथ मिलकर यह जलने का कार्य करती है। ठीक है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और औद्योगिक सभ्यता का आधार भी है, बेस भी है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट यह है कि यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। वायुमंडल में यह है 20.99%। तो इसको भी मैं लिख के दे देता हूँ। देखिए, अगर बुक के हिसाब से देखा जाए, मैगजीन्स के हिसाब से देखा जाए, बहुत सारे फर्क आ जाते हैं इनके परसेंटेज में। कहीं 20.98% लिख देगा, कहीं 19.98% लिख देगा, लेकिन जो मैं आपको दे रहा हूं ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप इनको लर्न कर लें। फिर है आर्गन। यह वायुमंडल का केवल 0.94% भाग ही है और वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाती है। कितना है? 0.94%। इसको इनर्ट गैस कहते हैं, मतलब ये किसी भी प्रतिक्रिया में, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं लेता है। ठीक है। अगर हम केमिकल फार्मूला के हिसाब से चलें तो ये N है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन,
O या O2 आप लिख सकते हैं। आर्गन का होता है AR, राइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड को समझिए, यह सबसे भारी गैस है, यह सबसे भारी गैस है, जिस कारण यह सबसे निचली परत में ही मिलती है। यद्यपि यह 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, इसका अधिकांश भाग भूतल के निकट ही है। वायुमंडल का केवल 0.03% होते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है। सन 1900 में या कहिए कि 1900 के बाद से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है। संभवतः ये मनुष्य द्वारा अपने बढ़ते हुए उद्योग धंधों, मतलब इंडस्ट्रीज़ के लिए लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि कार्बन युक्त ईंधनों को उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में जलाने के कारण हुआ है। ठीक है, आजकल आप ये सब पराली जलाने की बात भी सुन रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, जिसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी लिख लीजिए, 0.03% हमने कहा, इसको भी आप याद कीजिएगा। केमिकली इसको हम लोग CO2 कहते हैं। ठीक है, ये सबसे भारी गैस है। क्यों भारी गैस है? क्योंकि कार्बन है जिसका मतलब एटॉमिक वेट है लगभग 8 के आसपास, और ऑक्सीजन का होता है 16 के आसपास। ऑक्सीजन का 2 है, तो 16 दूना 32 और ये 8 40, तो इसका एटॉमिक वेट काफ़ी हो जाता है। फिर है नेक्स्ट है बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन है, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, ओजोन है। तो मैं थोड़ा ओजोन के बारे में बतला दूं। ओजोन की मात्रा जो है वो 0. याद करने का तरीका है, 50 बैठा दीजिए, 3 4 5 और लास्ट में 1 लिख दीजिए। ये आपका बन गया ओजोन। अब सबका केमिकल फार्मूला मैं फटाफट लिख दूं। हाइड्रोजन क्या है? H। नियॉन क्या है? Ne। ये भी इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब जो किसी भी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। हीलियम, ये भी इनर्ट गैस है। क्रिप्टन, ये भी इनर्ट गैस है, Kr। जेनॉन Xe, ये भी है सो इनर्ट गैस है। और ओजोन जिसको हम O3 कहते हैं, O3 ओजोन। ये ओजोन क्या है? यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कुछ अंश को एब्जॉर्ब कर लेती है। यदि हमारे वायुमंडल में ओजोन गैस न होती तो सूरज की पराबैंगनी विकिरण मतलब अल्ट्रावायलेट रेज भूतल पे मतलब अर्थ क्रस्ट पर, जहाँ पे हम रह रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, पर पहुंचकर कैंसर जैसे भयानक रोग फैला देती। ठीक है, तो ओजोन हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी चर्चा में रहता है। फिर देखिए, हमारे वायुमंडल में जलवाष्प, वाटर वेपर और धूलकण, जिसको डस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं, ये भी है। ये क्या होता है जरा इनको समझिए। अभी तक हम केवल शुष्क वायु में ही विभिन्न गैसों की मात्रा तथा उनके महत्व का वर्णन कर रहे थे, बिल्कुल, परंतु इन सभी गैसों से अधिक महत्वपूर्ण वायुमंडल में उपस्थित
वाटर वेपर मतलब जलवाष्प है जो हमारी जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करता है। वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा 2% है। कितना परसेंट? 2% ओनली। जब बहुत ज़्यादा आर्द्र जलवायु होता है मतलब हवा में वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो इस स्थिति में भी आयतन के हिसाब से 4% से अधिक जलवाष्प नहीं होता है। तो आप ऐसा कर दीजिए कि 2% से 4% लिख दीजिए। ये वेरी करता है, मैक्सिमम 2 से 4। लेकिन यदि शुष्क वायु में भी थोड़ा बहुत जलवाष्प होता है, हम ये कह सकते हैं कि शुष्क वायु में बिल्कुल जलवाष्प नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है। स्पष्ट है कि यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्रों में अधिक तथा ध्रुवीय ठंडे एवं मरुस्थलीय शुष्क प्रदेशों में कम होती है। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा कम होती है। वास्तव में वायुमंडल में उपस्थित कुल जलवाष्प का लगभग आधा भाग 2000 मीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। मतलब 2000 मीटर के बाद जलवाष्प आपको नहीं मिलता है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यातप मतलब आइसोलेशन, जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यातप के मुख्य भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को सजोए रखता है। कितना बड़ा काम है इसका, जरा सोचिए। इस प्रकार यह कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और न अत्यधिक ठंडी हो सकती है। इसके कारण ही ओस, कोहरा, बादल आदि बनते हैं और वृष्टि मतलब कि बारिश होती है। इंद्रधनुष तथा प्रभामंडल, जिसको हैलो भी कहते हैं, जैसे मनोरम आकाशीय दृश्य है ना, पिक्चर से जो है दृश्य जो है भी जलवाष्प के कारण ही दिखाई देते हैं। जलवाष्प आपको क्लियर है? अब आ जाइए डस्ट पार्टिकल्स की तरफ। ये डस्ट पार्टिकल्स की तरफ, तो वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। आपने महसूस किया होगा जब किसी छिद्र से सूरज की रोशनी आती है तो आपने देखा होगा कि धूल सी उड़ती रहती है ये चीज़। तो ये धूल कण हैं, धूल के कण हैं। आपने देखा होगा कि भाई हमने अपने फ्लैट का, अपने घर का पूरा सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ हमने बंद कर दिए हैं और हम 10 दिन के बाद घूम करके कहीं बाहर से आ रहे हैं तो देखते हैं कि पूरा धूल कण से भरा रहता है हमारा घर। आखिर में जब हम ना चलते हैं, ना फिरते हैं, ना किसी तरह की कोई गंदगी फैलाते हैं, आखिर में इतने घर में धूल कहाँ से आता है? तो ये इतने सूक्ष्म कण हैं कि ये उड़ते रहते हैं और कब ये एंटर कैसे करते हैं हमें ये पता नहीं चलता। ये धूल के कण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनमें सूक्ष्म मिट्टी, धूल, समुद्री नमक, धुएं की कालिख, राख तथा उल्कापात के कण सम्मिलित हैं। धूल कण प्राय वायुमंडल की निचली परतों में ही रहते हैं क्योंकि ये काफ़ी भारी होते हैं। ऑब्वियस है, ये धूल कण हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। कैसे? इनमें अधिकांश आर्द्रता ग्राही केंद्र मतलब हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बने जाते हैं जिन पर वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन होता है। इस प्रक्रिया से बादल बनते हैं और वर्षा भी होती है। धूलकण सूर्यातप को रोकने तथा उसे परावर्तित करने का कार्य भी करती है। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड चीज़ है, जब सूर्य की किरण जब इस पर पड़ेगी तो परावर्तित हो जाएगा किरण। ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में लाल और नारंगी रंग की छटाओं का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं कि फलाने जगह से सूर्योदय देखना बड़ा आनंददायक है, फलाने जगह से सूर्यास्त सनसेट देखना बड़ा आनंददायक है। ये कैसे संपन्न होता है? डस्ट पार्टिकल की वजह से। तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में इस प्रकार छाई लाली को प्रभात तथा गोधूली बेला मतलब सुबह को डाउन DAWN कहते हैं और शाम को गोधूली बेला मतलब ट्वाइलाइट कहते हैं। इनसे धुंध तथा कोहरा भी बनते हैं।
आकाश का नीला रंग धूल के कणों के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो हमने बताया इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो टच होते हैं। ठीक है, देखिए जाते जाते भी हमने कहा कि इससे धुंध तथा कोहरा भी बनते हैं। मतलब फॉग वगैरह जो बनता है वो कैसे बनता है, तो ये डस्ट पार्टिकल की वजह से बनता है। आकाश का नीला रंग धूल के कणों के कारण ही दिखाई देते हैं। आकाश का नीला रंग धूल के कणों के कारण ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कह रहा हूं मैं, ये टॉपिक जो है आपका संपन्न होता है यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हम समझते हैं आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो चलिए फिर एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे हम। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।